वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके मार आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको 9th, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन की जो बीएससी की जो मैथमेटिक्स की वीडियो है, जो आप बीएससी या बीए भी मैथ से करते हैं, तो उन सब की वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो मैथ से रिलेटेड जो आपको पूरा कंटेंट है, सब कुछ हम प्रोवाइड कराते हैं और सभी कुछ आपको हम फ्री में डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन भी देते हैं, जो आप हमारे नोट्स प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, जिनको आप पीडीएफ के फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और उसके लिए आपको हमारे गणित सार जी के नाम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जिसके थ्रू आपको सभी चीजें कंटेंट मिलता रहे एंड टू एंड, और अपडेटेड रहेंगे तो आपको इजीली सारे कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, आपका चैप्टर है समाकलन, जिसको हम इंटीग्रल्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ये आपको 12th में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको दिखाई देंगे, वो आपको इंटीग्रल पोर्शन वाले क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो इंटीग्रल इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का आता है, लेकिन थोड़ा सा आपको टफ भी लगता है। लेकिन अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप इजीली मेरे साथ अगर कंटिन्यू सारे लेक्चर करते हैं, तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समाकलन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वन बाय वन आज की जो हमारी वीडियो केवल इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम केवल सिंपल सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि आपकी 10 से 5 मिनट की वीडियो होगी या ज्यादा, तो जिसमें आपको ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि मेरा एक मानना है कि आपको एक्सरसाइज करने से पहले ना उसके एक्सरसाइज के बारे में पढ़ना चाहिए, तो उसके अंदर क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। जब तक आपको इन क्वेश्चनों के जवाब नहीं मिलेंगे, तब तक आप इंटीग्रल करने में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अब हम देर नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं, और आपके जो एक्सरसाइज है ये चैप्टर में 7.1 है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपको जो हमारी वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल्स के नाम से, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन देंगे हम इंटीग्रल होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको सबसे पहला पार्ट 1 की बात करें कि द बिग आइडिया, आखिर यह क्या होता है। मतलब कहने को मतलब आप जब सोचते हैं कि इंटीग्रल करना है हमें, तो इंटीग्रल में सबसे पहले आपको यह सोचना जरूरी है कि इंटीग्रल होता क्या है, क्यों करते हैं हम, कैसे करते हैं, क्या रीजन है, ये सब आपको मैं बता देता हूँ। कि टुडे वी आर स्टार्टिंग इन ए वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर इंटीग्रल एज वेल कॉल इज हिंदी में समाकलन। मतलब एक हम आज चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका इंटीग्रल है, जिसको हिंदी में हम समाकलन के नाम से जानते हैं। बिफोर वी dive into the formulas of the problems, let's understood why we are the learning this। तो आज जो हम एक महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने वाले हैं, उसका नाम समाकलन है। उससे पहले हम फॉर्मूला और सवालों के में उत्तर समझिए, और आइए हम समझाते हैं कि आपको आखिर क्यों सीखते हैं इसको। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब क्यों सीख रहे हैं, इसलिए ये आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। कहने मतलब कि आपको रियल लाइफ में किस तरीके से यूज करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका कनेक्शन है वो ये है कि आपको जो जरूरी बात बतानी चाहिए वह यह है कि समाकलन जो होता है वो अपकलन का उल्टी प्रक्रिया हो जाती है। जो आपका समाकलन वाला जो पोर्शन है वो आपको, मतलब अगर आपसे कोई पूछता है समाकलन में, देखिए ये जो नोट्स बनाए हुए ना मैंने इस तरीके से बनाए हुए, जैसे मान लीजिए दो लोगों का कन्वर्सेशन चल रहा है, तो आपको सबसे पहले कोई पूछता है समाकलन होता क्या है, तो आप एक उसको सीधा सीधा सवाल देंगे, जवाब देंगे कि समाकलन अपकलन का उल्टा होता है, मतलब उल्टी प्रक्रिया हो जाती है समाकलन जो आपकी अपकलन की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट में थोड़ी सी हम और डिटेल में चलते हैं। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे आपके साथ, मतलब अपकलन में, कि इफ यू हैव द फंक्शन डिफरेंशिएशन तो हेल्प यू फाइंड द रेट ऑफ चेंज, मतलब डिस्टेंस टाइम फंक्शन यू फाइंड द स्पीड। कहने का मतलब क्या है कि यदि आपके पास कोई फंक्शन मतलब फलन है, जैसे हिंदी में फंक्शन को फलन कहते हैं, तो अवकलन उसके परिवर्तन की दर होती है। ये तो आपको पता है, मतलब अगर कोई किसी चीज में किसी तरीके चेंज आ रहे हैं, जैसे आपने अवकलन में पढ़ा होगा कि y बराबर कोई फंक्शन है एफ एक्स के बराबर, तो आपकी जो लिमिट है, जो लिमिट आप लगा दिया करते हैं कि कहां तक आपकी लिमिट जाती है, तो इस तरीके जो चेंजेस आते हैं उनको हम स्टडी करते थे अवकलन में। तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि दूरी समय से आपको गति का पता लगाते हैं, मतलब अगर आपको समय पता हो, दूरी पता हो कितना है, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कितनी स्पीड से चल रही है, या कोई भी ट्रेन वगैरह का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसी तरीके से जो समाकलन होता है, मैंने आपको बताया था कि अपकलन का अपोजिट होता है। तो अब अपोजिट में हम क्या करते हैं कि यदि आप परिवर्तन की दर को जानते हैं, तो समाकलन आपको मूल फलन खोजने में मदद करेगा। कहने मतलब क्या है
कि इसका जो आपको आंसर आ जाता है, मतलब जो अवकलन का आंसर आ जाता है, अवकलन सॉल्व किया आपने, जो आंसर आ गया उस आंसर को वापस लाने के लिए, मतलब दोबारा से क्वेश्चन बनाने के लिए, कहने का मतलब कि आप जैसे अवकलन का कोई क्वेश्चन है आपने सॉल्व किया, ये आपके पास आंसर आ गया, अब इस आंसर को दोबारा से क्वेश्चन की फॉर्म में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा और इसके लिए आपको इंटीग्रल्स का यूज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इसीलिए ये आपके अपोजिट हो जाएगा कि आंसर से आपको क्वेश्चन बनाना पड़ता है। मतलब कहने का क्या है, अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि अगर गति समय से, मतलब इसमें क्या कर रहे थे हम, समय और दूरी के आधार पर हम गति का पता लगा रहे थे, यहाँ पर गति और समय पर आपको दूरी का पता लगाना है, तो इसका अपोजिट हो गया, मतलब पहले दूरी से गति पर जा रहे थे, अब गति से हम दूरी पर चले गए। ठीक, तो बिकॉज इट इज द रिजर्व, मतलब कि ये आपका रिवर्स होता है, सॉरी रिजर्व कह रहा हूं मैं, रिवर्स होता है, और एंटी डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पर इसको एंटी डेरिवेटिव या प्रति अवकलज भी कह देते हैं। ठीक है, मतलब इसका अपोजिट इसको बोल देते हैं, क्योंकि यह उल्टा होता है और विपरीत भी होता है, तो इसलिए इसको प्रति अवकलज भी कहा जाता है। हिंदी वालों के लिए आपका प्रति अवकलज के नाम से आप इसको जान सकते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा, सबसे पहले का डिफरेंशिएशन जो होता है उसका अपोजिट होता है, मतलब आंसर को आप क्वेश्चन बना सकते हैं और क्वेश्चन को आप आंसर की फॉर्म में बदल देते हैं, तो उसी को आपको क्या करना होता है, यही आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और बेसिकली डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आपको है सी, मतलब कोई भी एक कांस्टेंट वेरिएबल ऐड करना। आपने अक्सर देखा होगा जब भी इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में आपको सी लगा हुआ मिलेगा। सी का मतलब है कांस्टेंट वेरिएबल, कोई भी आपका, मतलब कोई भी आपका एक अचर पद जुड़ा हुआ होता है जिसमें आप कोई भी डिजिट वगैरह मान सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि इसको हम लगाते क्यों हैं, कि सी वाले पोर्शन को हम क्यों ऐड करते हैं, अवकलन में तो ऐड नहीं करते, लेकिन इसमें ऐड क्यों करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको और उसी के थ्रू मैं आपको सबको समझा दूंगा। जैसे एक तरीके से आप मान लीजिए कि आपके पास y वाला कोई फंक्शन था, सॉरी आपके पास कोई y वाला कोई फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस के 5 के बराबर। ठीक, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या करेंगे, मतलब दोनों तरफ x के साथ अवकलन करने पर तो आपको क्या करना पड़ेगा, d अपॉन में dx, मतलब dy y अपॉन में dx और d अपॉन में dx में x की पावर 2 और प्लस में d अपॉन में dx के पावर के साथ 5 का, मतलब इसको मैंने अलग से अवकलन कर दिया और इसका हमने अलग से अवकलन कर दिया। तो यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला होता है कि x की पावर n का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy y अपॉन में dx बराबर आपके पास 2x 2 माइनस के 1, और हमेशा आपके पास कभी भी कांस्टेंट वेरिएबल होता है तो उसका अवकलन आपके पास 0 के बराबर हो जाता है। तो इस पोर्शन को हम क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। अब dy y अपॉन में dx बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2, यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी x के बराबर। तो आपने क्या करा, जब इस संख्या का अवकलन किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 2x के बराबर। अब मैंने आपको बताया था कि ये इसका अपोजिट होता है, तो अपोजिट के लिए क्या, अब हम क्या करते हैं, इसका आंसर ले लेते हैं, कलर चेंज कर देता हूं कि आप dy y अपॉन में dx लीजिए बराबर में 2x। तो आप इसका इंटीग्रेशन करिए, तो आपको इंटीग्रेशन करने के बाद इससे आपको ये मिलना चाहिए, ये तो जरूरी है, मैंने आपको बताया अपोजिट है तो आंसर से आपको क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, dy बराबर 2x और यहाँ पर हम कर लेते हैं dx, तो इसको हमने इधर ले लिया, मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसका करते हैं इंटीग्रल, तो इंटीग्रेटिंग कीजिए, तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन का साइन आपके पास ये होता है, तो इसको लगाते हैं यहाँ पर dy बराबर 2 को साइड में लिख लीजिए, यहाँ पर x और ये आप कीजिए dx के बराबर। अब यहाँ पर जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो देखिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास 1 का आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो वो आपका x के बराबर हो जाता है, अगर आपका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट, मतलब इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर हमारे पास y के रेस्पेक्ट में है, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, ये आपको हो जाएगा x की पावर 2/2 के बराबर। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ क्योंकि वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा x n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपने 2 से 2 को कैंसिल किया तो आपकी वैल्यू हो गई y बराबर में x स्क्वायर के बराबर। अब आपने क्या देखा कि जब मैंने इसको डिफरेंशिएशन से जब मैंने इंटीग्रेशन बनाया
तो हमारे पास ये जो 5 था ये तो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया, सॉरी, मतलब ये जो हमारे पास 5 था ये तो इसमें नहीं आया ऐड होके, और जबकि हमारा क्या था, एक्चुअल क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस के 5 था। तो यहाँ पर इसीलिए हम क्या करते हैं, एक अलग से कांस्टेंट जोड़ देते हैं कि हो सकता है इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू जुड़ी हुई हो और जिसको हमने ऑलरेडी 0 बना लिया हो। तो कहने का मतलब क्या है कि हम कांस्टेंट को केवल इसीलिए जोड़ते हैं कि हो सकता है हमारा अवकलन वाला जो पोर्शन हो उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो जिसको हमने 0 बना लिया हो, तो इसलिए हम इसको अलग से कांस्टेंट मान लेते हैं, जिससे कि आपको लौट के मतलब रिप्लेस होने पर, रिवर्स होने पर आपको वही वैल्यू मिल जाए। तो अब हमने जब एक्स स्क्वायर प्लस में 5 की फॉर्म में लिख दिया, तो यहाँ कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जो कि आपका 5 था, तो 5 लिख दीजिए, तो आपका तब जाकर ये क्वेश्चन से आपका आंसर बनेगा। ठीक है, इसलिए आपको कांस्टेंट में सी जोड़ना पड़ता है, और इसी तरीके से आपको ये 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, कि यू सी फॉर द फंक्शन द डेरिवेटिव इज द सेम 2x बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट इज 0, मतलब अगर आपका कांस्टेंट 0 हो गया है तो नाउ इफ आस्क यू टू गो इन द रिवर्स, जब आप रिवर्स में जाएंगे तो व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल ऑफ द 2x, मतलब इसका तो 2x हो जाएगा। लेकिन इज इट, अगर आपके पास ये होता इसकी जगह पर यहाँ पे ये वैल्यू होती -100, तो आपके पास क्या होता, कांस्टेंट वेरिएबल आपको नहीं पता होता, क्योंकि ये कह रहा वी डोंट नो तो व्हाट इज द ओरिजिनल कांस्टेंट। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, उसके साथ जो कांस्टेंट को जोड़ देते हैं, और जिसे कांस्टेंट को हिंदी में हम स्थिरांक बोल देते हैं। तो यही आपको केवल कॉन्सेप्ट याद करना। अगर कोई आपसे पूछता है कि हम इंटीग्रल पोर्शन में कांस्टेंट को क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हम अवकलन में उसको 0 बना लेते हैं, तो जब हम उसको रिटर्न करते हैं या रिवर्स करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता है उसके साथ कौन सा इंटीग्रल मतलब कौन सा कांस्टेंट वेरिएबल ऐड था, तो इसलिए हम उसी को अनुमान लगाने के लिए कांस्टेंट वेरिएबल इसके साथ ऐड कर देते हैं। दैट इज क्लियर, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा, अगर नहीं तो कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट में चलते, क्लियर है। तो अब आपको नेक्स्ट में क्या दे रखा है कि टू द सॉल्व द प्रॉब्लम वी सिंपली ऐड द सी विद स्टैंड ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रल्स, so this c represent all the positive constant that would be have been there, मतलब so the integral of 2x equals to x square plus में c, जो चीज मैंने की थी पीछे वही चीज ये बताया कि बाद में जब इंटीग्रल करेंगे तो उसकी वैल्यू c के साथ हम ऐड कर लेते हैं, जिससे हमको पता पड़ जाता है कि आपकी जो वेरिएबल है वो किस तरीके से ऐड था। और मतलब इस समस्या को हल करने के लिए हम बस एक c जोड़ देते हैं, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कांस्टेंट था उसके साथ, मतलब जिसमें समाकलन स्थिरांक या इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। और यह सी उन संभावित स्थिरांकों को प्रतिनिधित्व करता है जो कि वहां हो सकते हैं, मतलब जितने भी आपके कांस्टेंट थे वो सभी के साथ इसको डिनोटेट करते हैं। ऐसा नहीं है कांस्टेंट आपके पास C1 और C2 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी 2 को 0 बनाया हो हमने, तो 2 को भी 0 बनाया तो ये C जो है आपका अकेला दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, एक इसका गोल्डन रूल क्या है कि नेवर फॉरगेट टू ऐड द प्लस के C व्हेन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट इंटीग्रल। तब भी जब भी आप अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित का मतलब क्या है, जब भी आपको सिंपल आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको सी लगाना ही लगाना है, कभी भी आपको भूलना नहीं है। अगर आप आंसर में सी को नहीं ऐड करके आते हैं तो एग्जामिनर उसका आपके नंबर को काट सकता है, तो इसलिए आपको इंटीग्रल जब भी करें तो सी का पोर्शन आपको ऐड जरूर करना है। लेकिन ये ध्यान रखना अनिश्चित काल के लिए, मतलब जब अनिश्चित समाकलन हो, जब आपको नहीं पता हो कि एक्स स्क्वायर बार करना है, एक्स की पावर 3 टाइम करना है, एक्स की पावर n टाइम करना है, तब जाके आपको ये चीज जो है इस तरीके से लगानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या समझना है, जो इसका फॉर्मेट होता है कि समाकलन की भाषा और चिन्ह क्या होते हैं, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ fx का dx, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं फंक्शन x, मतलब ये आपका इंटीग्रेशन पोर्शन हो गया, प्लस में आप इसके साथ कांस्टेंट जोड़ दीजिए, जिसमें जो आपका ये इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन, मतलब समाकलन का चिन्ह होता है, ये जो fx होता है वो आपका फंक्शन होता है, मतलब दिस इज द फंक्शन यू वांट टू इंटीग्रेट, जिसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, कॉल द इंटीग्रांड इसको बोल देते हैं, मतलब इसको समाकल्य आप हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट में अब आपको दे रखा है जो आपका dx वाला पोर्शन है, dx क्या फॉलो करता है आपका कि दिस टेल्स यू टू द इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब ये आपको बता रहा है कि x को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। और देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इज द स्पेसिफाई ऑफ द वेरिएबल इंटीग्रल्स, तो यह आपको x के सापेक्ष यहाँ पे समाकलन करने के लिए कहता है। ये क्या बताता है आपको कि आपको किसके रेस्पेक्ट में समाकलन करना है। जैसे मैं पीछे किया था तो आपके पास एक बार तो यहाँ पर मैंने dy लिखा था, तो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करता था y के रेस्पेक्ट में करना है, और जब इधर मैंने लिखा था तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में, तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है आपको x के रेस्पेक्ट में समाकलन करना, मतलब कहने का x वाले फॉर्मूला लगानी है आपको y वाले फॉर्मूला लगानी है। ठीक,
और जो फंक्शन एफ एक्स है, जो आपका कैपिटल एफ एक्स हो गया, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द एंटी डेरिवेटिव, मतलब ये आपका जो अवकलन करने के बाद जो आपका क्वेश्चन बनाया था हमने, वो आपका रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर देता है। तो अब नेक्स्ट में पार्ट 4 में आपको इसके कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला याद करने। तो इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए आप अगर समाकलन के अपोजिट करके याद करेंगे, अवकलन के अपोजिट करके याद करेंगे, तो उनको आप इजीली याद कर पाएंगे। तो मैंने जो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे उसी तरीके से लिख रखे हैं जैसे कि आपको अवकलन से समाकलन करना हुआ होता है। ठीक है, जैसे dy अपॉन डी है एक्स की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1। तो इस फॉर्मूले को जब आप समाकलन में बदलेंगे तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, और 1 का आपको होता है c के बराबर और 1 का हो जाएगा आपके पास x के बराबर। और देखिए सभी में कांस्टेंट आपको वेरिएबल ऐड करने हैं, तो मतलब जो 1 का जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो आपका हो जाता है x के बराबर। sin x का cos x होता था वहां पर, यहाँ पर cos x का sin x हो जाता है। कांस्टेंट जोड़ना ही जोड़ना है। यहाँ पर cos x हो जाता माइनस के cos x का sin x हो जाता था, तो यहाँ पर sin x का माइनस के cos x में बदल देना है। यहाँ पर tan x को sec स्क्वायर हो जाता था, तो यहाँ पर sec स्क्वायर मिलेगा आपको tan में बदल देना है। अगर cot स्क्वायर x है तो उसका cosec स्क्वायर x हो जाता है, मतलब माइनस के cot स्क्वायर x का cosec स्क्वायर x। और आपको यहाँ पर cosec स्क्वायर x मिलेगा, तो यहाँ पर माइनस cot x और प्लस के c में आपको कांस्टेंट में चेंज कर देना है। sec x था तो sec x tan x होता था, तो यहाँ पर आपको sec x और tan x मिलेंगे, उसको आपको sec x में बदलना होता है। नेक्स्ट में आपको cosec x मिलेगा, तो उसका माइनस के cosec x, तो इसका cosec x और cot x हो जाएगा, जिसको आपको cosec x को cot x और माइनस के cosec x में बदलना है। वहां पर जो इनवर्स वाले फॉर्मूला हुआ करते थे कि साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका 1 अपॉन में 1 माइनस के साइन स्क्वायर, वो भी 1 माइनस के एक्स का, वो भी अंडर रूट में। तो यहाँ पर आपको ये वाला पोर्शन यहाँ मिलेगा और इसका आपको इंटीग्रेशन करने के बाद पता पड़ जाएगी ये आपकी वैल्यू साइन के बराबर। माइनस कॉस इनवर्स होता था तो ये चेंज हो जाता था, तो इसका हो जाएगा माइनस के कॉस के बराबर। अगर टेन था तो ये चेंज हो जाता था, यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर चेंज हो जाएगा टेन इनवर्स में। कॉट की वैल्यू थी तो इस तरीके से चेंज हो जाती है, सेक की वैल्यू इस तरीके से, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर सेक में बदल देनी है। तो सेक स्क्वायर एक्स को इस तरीके से और इस वैल्यू को इस तरीके से चेंज करते जाना है। ई की पावर एक्स का वहां पर भी ई की पावर एक्स होता था और यहाँ पर भी ई की पावर एक्स होगा, लेकिन कांस्टेंट आपका ऐड हो गई। लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता था, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ए एक्स अपॉन लॉग ए का ए एक्स के बराबर होता था, और यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है ए एक्स अपॉन लॉग ए के बराबर आपकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये आपके मैंने सभी फॉर्मूले बता दिए और इन्हीं के ऊपर आपके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको सबसे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट को कंटिन्यू देखें, जो मैंने आपको एक्सप्लेन बता वो उसको ध्यान से समझें। इसके नोट्स एक बार डाउनलोड कर लें और उनको एक बार सेल्फ स्टडी जरूर करें, तभी जाके आप आगे वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। तो नेक्स्ट में मिलेंगे जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, और तब तक के लिए आप इनको स्टडी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।